हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में बात हम लोग करेंगे करेक्ट सेंटेंस की, जो कि 11th-12th के एग्ज़ाम्स में 5 से 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा वो या तो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं या बहुत अधिक संभावना है आपके एग्ज़ाम में आने की। तो यह एक टेस्ट के रूप में आपका रहेगा। पहले आपको जवाब देना है, तो एक कॉपी और एक पेन लेकर के जल्दी से आ जाइए। पहले आप आंसर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ 19-20 तक तो मैं थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उसके बाद 20 नंबर से आपका क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई रखूंगा, जिसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि माई इंग्लिश, खाली स्थान आपका है पुअर। ऑप्शन ए में आपका इज और आर, इज और आर में से क्या फिल होगा पहला आपका क्वेश्चन में। तो चलिए, आप पहला क्वेश्चन बढ़िया से समझ गए होंगे। माई इंग्लिश खाली स्थान पुअर, पुअर का मतलब यहाँ गरीब नहीं कमज़ोर समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो माई इंग्लिश खाली स्थान आपका पुअर है, तो पहला का आंसर आपका क्या होगा? आर होगा। क्यों होगा? ध्यान से समझिएगा। यदि कोई भी आपका सब्जेक्ट होगा और उसके पहले पोसेसिव एडजेक्टिव होगा, तो आपका जो वर्ब होगा ना, वो प्लूरल वर्ब होगा। एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताते जाऊंगा, आप नोट भी करते चलिएगा। मैं आराम से धीरे धीरे ही बोलूँगा, आराम से समझते हुए क्वेश्चंस को बना लेना है। तो देखिए, कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके पहले पोसेसिव एडजेक्टिव होगा, तो वर्ब आपका क्या हो जाएगा? प्लूरल। अब आप सोचते होंगे कि पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो मैं आपको थर्ड क्वेश्चन के बाद पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा। आराम से नोट कर लीजिएगा। तो पहला का आंसर आर। आप कारण समझ गए कि कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके पहले पोसेसिव एडजेक्टिव आपका होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लूरल वर्ब आर। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि द फिजिक्स ऑफ राधा खाली स्थान पुअर। देखिए, यहाँ पर भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सेम है, इज या आर। तो बताइए क्या आंसर होगा? तो सेकंड का आंसर आपने ज़रूर दे दिया होगा, तो सेकंड का आंसर भी आपका आर ही होगा, यानी कि सेकंड का बी। अब आप सोचते होंगे बी क्यों हुआ? देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका है कि फिजिक्स खाली स्थान एन इजी सब्जेक्ट इज या आर। तो देखिए, जो भी आपका सब्जेक्ट के पहले, जो भी आपका सब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया होगा, यदि उसके पहले पोसेसिव एडजेक्टिव या उस सब्जेक्ट को पर्टिकुलर कर देगा, तो आपका जो वर्ब है ना, वो प्लूरल हो जाएगा। जैसा कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आप देखिए, द फिजिक्स ऑफ राधा, यानी कि राधा का जो फिजिक्स है वो क्या है? कमज़ोर है, तो पर्टिकुलर कर दिया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड का आंसर बी। थर्ड देखिए, थर्ड में ना सर पोसेसिव एडजेक्टिव है और ना ही पर्टिकुलर किया है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को बढ़िया से समझिएगा। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, यदि कोई आपका सब्जेक्ट होगा उसके पहले पोसेसिव एडजेक्टिव होगा या उस सब्जेक्ट को पर्टिकुलर बना दिया जाए, तो वर्ब आपका प्लूरल होगा। और थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपका सर ना ही पर्टिकुलर है ना ही पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो आपका आंसर होगा सिंगुलर वर्ब। फिजिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट। अब बात करते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव की। तो देखिए, पोसेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं ना, वो 7 होते हैं। कितने? 7। कौन कौन? माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। इसे आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए। पोसेसिव एडजेक्टिव अधिकारवाचक विशेषण कितने होते हैं? 7। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। तो ये तीनों जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है, तो आप ये समझ गए होंगे। पोसेसिव एडजेक्टिव आप समझ गए कितने होते हैं? 7। पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद आपका नाउन आता है, तो कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, यदि उसके पहले आपका पोसेसिव एडजेक्टिव या पर्टिकुलर कर दे, तो वर्ब आपका प्लूरल। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है ही रन्स खाली स्थान
ऑप्शन ए फास्ट, ऑप्शन बी फास्टली। तो 4 का आंसर क्या होगा बताइए। तो चलिए 4 का आंसर आपने दे दिया होगा। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर ई होगा, यानी कि फास्ट, फास्टली नहीं। ही रन्स फास्ट। देखिए जो वर्ब की विशेषता बताता है वो आपका क्या होता है, एडवर्ब होता है। बिल्कुल जानकारी है आपको। तो 4 का आंसर ए फास्ट, फास्टली नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ही गोज टू होम इज अ करेक्ट सेंटेंस। बताइए 5 का आंसर अक्सर हम लोग के बचपन से ही मिलता है। ही गोज टू हाउस, ही गोज टू होम। तो 5 का आंसर बताइए क्या ये वाक्य सही है, ही गोज टू होम। क्वेश्चन का लेवल 20 के बाद मैं बढ़ा दूंगा थोड़ा सा। अभी थोड़ा सा इजी ही क्वेश्चन है, आप बिल्कुल जवाब सही दे रहे हैं और आप अपना आंसर कॉपी में नोट करते चलिएगा। ही गोज टू होम, 5 का आंसर आपका हो जाएगा ही गोज टू होम। इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्यों है, क्योंकि होम जो आपका है वो एडवर्ब है और एडवर्ब कहता है कि मेरे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, इसलिए यह वाक्य आपका क्या है, इनकरेक्ट है। तो सही कैसे होगा, ही गोज होम। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि आई एम गोइंग टू माई होम, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो देखिए होम के पहले आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए यह वाक्य बिल्कुल आपका सही है। यदि होम के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं होगा तो ये वाक्य आपका क्या हो जाता है, इनकरेक्ट। तो 6 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, आई के पास कॉमा है, मोहन खाली स्थान एन ऑनेस्ट मैन। ऑप्शन ए एम, ऑप्शन बी इज। इस क्वेश्चन के पहले आप एकदम VVI लगा दीजिए कि ये क्वेश्चन समझिए कि आपके एग्जाम में आ ही गया। आई, आराम से समझिएगा इस क्वेश्चन को। आई कॉमा मोहन, एंड नहीं है और ना ही और है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन आपका एंड से भी पूछ सकता है और से भी दे सकता है। तो इस क्वेश्चन में आपको एंड और दोनों नहीं है, लेकिन मैं वो दोनों को बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। आई कॉमा मोहन खाली स्थान एन ऑनेस्ट मैन। ऑप्शन ए एम, बी में आपका इज है। तो बताइए किसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा, एम या इज। तो 7 का आंसर आपने दे दिया होगा, तो मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ, आप मैच कीजिएगा। तो 7 का आंसर आपका होगा ए, यानी कि एम, यानी कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे एंड नहीं है। बढ़िया से समझ लीजिए, क्वेश्चन में कितने भी कॉमा लगा करके आपका देगा, आई कॉमा मोहन कॉमा सीता राधा गीता कुछ भी हो, लेकिन जो फर्स्ट में आपका सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार ही आप वर्ब का यूज कीजिएगा। तो आई क्या हो जाएगा आपका, एम। यही आपका एंड रहता है तो वर्ब हो जाता है प्लूरल आर। और देखिए यहाँ पर यदि और दिया रहता ओ आर और, तो आपका मोहन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाता। तो तीनों आप बढ़िया से समझ लीजिए। यदि कॉमा रहेगा फर्स्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, एंड होगा तो वो तो 2 सब्जेक्ट हो गया, आपको बिल्कुल मालूम है, प्लूरल वर्ब। और यदि और रहेगा आई और मोहन, तो और के जो नज़दीक सब्जेक्ट होता है ना उसके अनुसार आपका वर्ब का यूज होगा, यानी कि मोहन के अनुसार हो जाएगा। तीनों आप समझ गए। तो 7 का आंसर आपका ए होगा। थोड़ा सा वीडियो हिल रहा होगा, लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अभी मैं ऐसे ही थोड़ा सा बना दे रहा हूँ, जैसे ही कुछ होता है तो मैं अच्छी तरह से वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। मेनी एन एनिमल खाली स्थान ऑन ग्रास। ऑप्शन ए लीव, ऑप्शन बी लीव्स। तो बताइए क्या होगा। देखिए जल्दीबाजी में आंसर आप लोग बिल्कुल नहीं दीजिएगा। बहुत बच्चे होंगे जो मेनी देखेंगे और कहेंगे आपका मेनी प्लूरल है, तो क्या आंसर हो जाएगा, लीव हो जाएगा। तो बिल्कुल गलत है। तो बढ़िया से आप सोच समझ के आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मेनी एन एनिमल खाली स्थान ऑन ग्रास। ठीक है, तो चलिए आपने आंसर ज़रूर दे दिया होगा। तो मैं बता दूं कि देखिए मेनी एन एनिमल, एन आपका दे दिया, आप मेनी को देख करके आंसर अपने सेलेक्ट किया होगा, तो बिल्कुल गलत है। मेनी एन एनिमल का मतलब बहुत में से एक जानवर, एन एनिमल की बात हो गई। तो एक जानवर यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी तो सिंगुलर। और यदि आपको देखिए वर्ब पहचानने में प्रॉब्लम होता है कि कौन सा वर्ब सिंगुलर और प्लूरल है, तो मैं जस्ट अभी तुरंत आपको बताने वाला हूँ वो ट्रिक। तो मेनी एन एनिमल 8 का आंसर आपका बी होगा। अब ट्रिक को ध्यान से सुनिएगा। देखिए सिंगुलर वर्ब का ट्रिक आपका होता है
वर्ब के लास्ट में जो होगा ना इस आपका होगा सिंगुलर वर्ब का ट्रिक, जैसे कि इज, हैज़, गोज, वाज, ईट्स। बट एक ऐसा है वर्ब आई एम आपको मालूम है आपका सिंगुलर वर्ब है, लेकिन जो भी वर्ब में एस होगा वो आपका सिंगुलर वर्ब होगा, ये आप ट्रिक याद रखिएगा। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्यों होगा? मेनी एन एनिमल, बहुतों में से एक जानवर की बात हो रही है। यदि एन नहीं रहता तो फिर एनिमल्स हो जाता, तो फिर आपका आंसर सही रहता। 8 का आंसर ये हो जाता, बट यहाँ पर मेनी एन एनिमल की बात है, इसलिए 8 का आंसर बी होगा। और सिंगुलर वर्ब पहचानने का आप ट्रिक समझ गए होंगे क्या? वर्ब के अंत में एस, ये नोट कर लीजिए कॉपी में आप अच्छी तरह से। और जब भी मैं सीट प्रैक्टिस का वीडियो बनाऊँ तो आप एक कॉपी और एक कलम ज़रूर लेके आएँ, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे उसे आप नोट कर लीजिएगा, और ख़ास करके मैं जो बताऊं वो तो बिल्कुल। तो सिंगुलर वर्ब पहचानने का ट्रिक हो गया सर आपका क्या? वर्ब के अंत में ए। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि ही ऑर्डर्ड ड्रिंक इज अ करेक्ट सेंटेंस। आप क्वेश्चन को आराम से समझिए, क्या सही है या क्या गलत है। ही ऑर्डर्ड ड्रिंक इज अ करेक्ट सेंटेंस, बताइए क्या ये वाक्य सही है? तो आपने आंसर दे दिया होगा, दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, यह वाक्य बिल्कुल सही नहीं है। ही ऑर्डर्ड ए ड्रिंक होगा, उसने ऑर्डर्ड किया क्या? एक पेय पदार्थ, यानी कि ड्रिंक के पहले आपका क्या हो जाएगा? ए। यहाँ पे काउंटेबल नाउन के रूप में आपका काम करेगा, इसलिए 9 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ड्रिंक के पहले आर्टिकल ए का यूज होगा, ही ऑर्डर्ड ड्रिंक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि अमन इज नॉट एज थीन एज सुमन। ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन बी इनकरेक्ट। तो बताइए क्या यह वाक्य सही है? अमन इज नॉट एज थीन एज सुमन। ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन बी इनकरेक्ट। अच्छी तरह से जवाब आप लोग दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं और बहुत ज़्यादा संभावना है अगर यहाँ पे आप गलती करते हैं तो वहाँ भी आप गलती कर दीजिएगा। तो बढ़िया से समझते चलिएगा। अमन इज़ नॉट एज थीन एज सुमन, तो देखिए इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। आपने डिग्री में ज़रूर पढ़ा होगा एज और सो एज, तो क्या डिफरेंस है दोनों में, अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछे जाएंगे। तो जो भी सेंटेंस आपका फॉर्मेटिव होगा, फॉर्मेटिव दैट मीन्स स्वीकारात्मक वाक्य, तो उस वाक्य में एज का यूज होगा। एज डॉट डॉट एज रहता है, और निगेटिव जो भी आपका जिसमें नॉट होगा, नकारात्मक होगा, उसका आपका क्या हो जाएगा? सो डॉट डॉट एज। तो इस क्वेश्चन की बात करें 10 नंबर, तो अमन इज नॉट एज, देखिए निगेटिव है, और निगेटिव के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया? सो एज। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, एज है और सेंटेंस सर आपका क्या है? निगेटिव है। तो फिर करेक्ट कहाँ से? 10 का आंसर बी इनकरेक्ट आपका हो गया। तो सही कैसे करेंगे? सो एज यदि करते हैं तो ही आपका सही होगा। तो ये नोट को बढ़िया से आप समझ गए होंगे। एज अफर्मेटिव में, निगेटिव में सो एज। क्वेश्चन नंबर 11, दे ऑल लव ईच अदर। ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन बी इनकरेक्ट। ईच अदर और वन अनदर, ये आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? पारस्परिक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो ही होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। तो क्वेश्चन नंबर 11, दे ऑल लव ईच अदर, तो ऑप्शन ए करेक्ट, बी इनकरेक्ट। तो इसको समझते हैं नोट को, उसके बाद आप अपना आंसर दे दीजिएगा। ईच अदर का हिंदी होता है एक दूसरे को, वन अनदर का हिंदी होता है एक दूसरे को। ईच अदर दो के लिए यूज होता है, बढ़िया से समझिएगा। ईच अदर कितने के लिए? दो के लिए। वन अनदर दो से अधिक के लिए। इसे ही आप समझ जाइए, तो फिर कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से आंसर दे दीजिएगा। तो ईच अदर कितने के लिए? दो के लिए। वन अनदर दो से अधिक के लिए। तो क्वेश्चन में दे है यानी कि दो से अधिक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। तो 11 का आंसर बी। तो सही कैसे होता? तो ईच अदर की जगह क्या हो जाता? वन अनदर। और ईच अदर कौन सा प्रोनाउन है? ईच अदर और वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नोट कर लीजिए कॉपी में, रेसिप्रोकल, RECIPROCAL। फिर से मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ आपको, RECIPROCAL। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपका हो गया कौन? ईच अदर और वन अनदर।
ईच अदर दो के लिए, वन अनदर दो से अधिक के लिए, चाहे वो समथिंग हो या समवन हो। तो ये आप समझ गए होंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ईच अदर और वन अनदर सही है। पीटर एंड डेविड हेट ईच अदर। ऑप्शन ए करेक्ट, बी इनकरेक्ट। तो देखिए ये तो आप समझ गए, पीटर एंड डेविड दो व्यक्ति हैं, तो क्या है आपका ईच अदर है, बिल्कुल सही है। तो 12 का आंसर ए करेक्ट। 13 नंबर आया हुआ क्वेश्चन आपका है, इसीलिए बढ़िया से समझिएगा। टॉकिंग खाली स्थान है, इज प्लीजेंट। प्लीजेंट दैट मीन्स मनोहर, सुहावना। ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी हर। तो 13 का आंसर क्या होगा, आराम से सोच के जवाब दीजिएगा। आप अपना आंसर कॉपी में नोट करते चलिएगा और जितना भी मार्क्स आएगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो 13 का आंसर क्या होगा, टॉकिंग खाली स्थान इज प्लीजेंट। ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी में आपका हर है। तो देखिए 13 का आंसर बी होगा। अब आप सोचते होंगे क्यों होगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए जीरंड के बाद ऑब्जेक्टिव केस, नोट कर लीजिए कॉपी में आप। जीरंड के बाद कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। देखिए मी, अस, यू, दे का देम, ही का हिम। तो हिम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर है ना। तो 13 का आंसर क्या आपका हो जाएगा, बी, टॉकिंग हर इज प्लीजेंट। ये आपका बिल्कुल नहीं होगा, आप नोट कर लीजिएगा जीरंड के बाद ऑब्जेक्टिव केस। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है 14, जींस वाज नॉट परमिटेड इन आवर्स कॉलेज। ये क्वेश्चन आपका बताइए करेक्ट है या इनकरेक्ट है। 14 नंबर जो क्वेश्चन आपका है कि जींस वाज नॉट परमिटेड इन आवर्स कॉलेज, बताइए अच्छी तरह से इसका जवाब दीजिएगा आप सोचकर। देखिए इस क्वेश्चन में दो जगह एरर हो गया। एक तो जींस है तो ऑलरेडी प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब होगा, यानी कि वाज की जगह क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। आप कॉपी में नोट कर लीजिए, वाज की जगह वर। क्यों, क्योंकि जींस आपका है प्लूरल, यहाँ पे आवर में इस है, यानी कि ये प्रोनाउन कर दिया है। तो गड़बड़ यहीं पे एक और है, तो यहाँ पे सही कैसे होगा, आवर करना होगा, क्योंकि आवर पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो ही ना नाउन कॉलेज आपका सही होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। तो 14 का आंसर में दो जगह सर आपका एरर है। एक तो वाज की जगह आपका वर होगा, आवर्स की जगह आवर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, दे हर्ट देयर सेल्फ। ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन बी इनकरेक्ट। तो बताइए आंसर क्या होगा 15 का। अच्छी तरह से जवाब सोच समझ के दीजिएगा। तो चलिए 15 का आंसर आपने ज़रूर दे दिया होगा। 15 का आंसर बी इनकरेक्ट। देखिए दे का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका होता है देम सेल्फ्स होता है। आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए, आई का आपका क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। आई का माई सेल्फ, ये आपको प्रोनाउन टॉपिक में मिलेगा, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो दे का आंसर बी इनकरेक्ट। तो सही कैसे होगा वो भी आप लिख लीजिए, देम सेल्फ्स होता है, THEMSELVES। 15 का आंसर आपका अगर सही करना हो तो दे हर्ट देम सेल्फ्स हो जाएगा, यानी कि वे लोग खुद अपने आप को चोट पहुंचाए। तो 15 का आंसर यहाँ पे बी इनकरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ही हैज़ बीन हियर फॉर 2020। ही हैज़ बीन हियर फॉर 2021। बताइए 16 में कहाँ एरर है, या वाक्य आपके अकॉर्डिंग सही है। तो 16 का आंसर ज़रूर आप अपना कॉपी में नोट करते जाइएगा। तो चलिए 16 में आंसर इसलिए गलत है कि देखिए यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, इसलिए फॉर की जगह क्या होगा, सिंस के यूज होगा। आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि फॉर जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अनिश्चित समय, और निश्चित समय के लिए क्या यूज होता है, सिंस। तो 2021 जो है, देखिए कैलेंडर में जो भी होगा ना उसमें आपका सिंस का यूज होता है। ये आप कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए। कैलेंडर में क्या क्या रहेगा, आपका साल रहता है, महीना रहता है, दिन रहता है, पर्व रहता है, ऋतुएं रहता है। देखिए बचपन चाइल्डहुड की बात हो, डेथ की बात हो, शादी की बात हो, मैरिज, शादी की बात हो, मैरिज, तो भी आपका यूज होता है सिंस का। ठीक, तो यहाँ पे फॉर की जगह क्या यूज होगा, आपका सिंस होगा। क्वेश्चन नंबर 17, सी लिव्स इन ए अपार्टमेंट। चलिए ये तो क्वेश्चन इजी था, बिल्कुल आपने ज़रूर यहाँ पे आंसर दे दिया होगा। अपार्टमेंट के पहले एन होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। 18 नंबर बात करते हैं। तो राधा इज़ एज ब्यूटीफुल एज, एकदम बिल्कुल BBI लगा दीजिए 18। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 18 नंबर आपका। राधा इज एज ब्यूटीफुल एज, ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी हर। तो सोच समझ के इसका आंसर आप दीजिएगा बिल्कुल। तो 18 का आंसर क्या होगा? राधा इज एज ब्यूटीफुल एज। देखिए मैं 100 क्वेश्चन आपको कराऊंगा करेक्ट सेंटेंस से, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिए, और समय मिले तो शेयर भी कर दीजिएगा ज़रूर से। तो 18 नंबर राधा इज एज ब्यूटीफुल एज। देखिए यहाँ पे आप नोट कीजिए कि एज के बाद आपका नॉमिनेटिव केस का यूज होता है। अब आप सोचते हो कि नॉमिनेटिव केस आपको बिल्कुल मालूम है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है वो अपना ध्यान से सुनिएगा। नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक और ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक। जैसा कि एज के बाद आपका यूज होता है नॉमिनेटिव केस, तो नॉमिनेटिव केस आपको बिल्कुल मालूम है। कर्ता कारक तो कौन है? सी। चूंकि हर तो आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो 18 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी पीपल्स आर इन योर फैमिली इज द करेक्ट सेंटेंस। बताइए 19 का आंसर क्या होगा? हाउ मेनी पीपल्स आर इन योर फैमिली। यदि आपको सही लग रहा होगा तो आप अपना आंसर कॉपी में नोट कर लीजिएगा करेक्ट, और यदि इनकरेक्ट लग रहा होगा तो इनकरेक्ट। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। देखिए हाउ मेनी का यूज होता है हाउ मेनी कितने, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। पीपल्स में आपका देखिए गड़बड़ यहीं पे है, एरर इसी भाग में है। पीपल में इसका यूज नहीं होगा, क्योंकि पीपल ऑलरेडी आपका प्लूरल होता है, तो फिर पीपल में आपका एस नहीं होगा। तो गलती यहाँ पे है, सही करना है तो एस को यहाँ से हटाना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का 2 ऑप्शन हमने दिया है। मोहन विल प्ले टेनिस एज वेल एज हिज ब्रदर। ऑप्शन बी, मोहन कैन प्ले टेनिस एज वेल एज हिज ब्रदर। देखिए 20 में तो स्पेलिंग भी एरर है टेनिस का, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 20 है उसका आंसर बी होगा। मोहन कैन प्ले टेनिस, मोहन टेनिस खेल सकता है, एज वेल एज साथ ही साथ हिज ब्रदर, किसके साथ? अपने भाई के साथ क्या खेल सकता है? टेनिस खेल सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 डबल मार्क कर दीजिए, बिल्कुल आने की संभावना ज़्यादा है। यू कॉमा आई एंड ही आर फ्रेंड्स। दूसरा ऑप्शन आपका बी है, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स। इसको अच्छी तरह से समझिएगा। देखिए यहाँ पर तीनों पर्सन की बात है। मैं एक आपको रूल बता रहा हूँ, उस रूल से आपका 1 नंबर तो बिल्कुल ही आ जाएगा, बस ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए यू आई ही, सबसे पहले समझते हैं पर्सन। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यदि आपको कभी एक वाक्य मिले और उसमें तीनों पर्सन हो तो बस इस क्रम को समझ लीजिए। यदि 1 2 3 रहेगा तो गलत मामला होगा। 1 का मतलब, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन आई और वी, 2 का मतलब सेकंड पर्सन यू, 3 का मतलब थर्ड पर्सन ही सी इट। पहले तो 1 2 3 आप समझ लीजिए। तो 1 2 3 आप समझ गए, 1 फर्स्ट पर्सन, 2 सेकेंड पर्सन, 3 थर्ड पर्सन। तो अब 123 होता है गलत मामला, जैसा कि चोर हो, डाकू हो। 231 सही मामला। तो 1 2 3 यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यदि आपका रेगुलर रहेगा तो गलत मामला। 231 यानी कि सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन होगा तो सही मामला। ठीक है, तो अब 21 का ए में देखते हैं। तो यू हो गया 2 यानी कि सेकेंड पर्सन है, आई हो गया फर्स्ट पर्सन, और ई हो गया थर्ड यानी कि 2 1 3 यानी कि 213। तो 213 तो कोई रूल ही नहीं है। तीनों पर्सन का यदि वाक्य होगा तो 2 ही रूल है, 123 231। तो ए में तो सर आपका रूल हो गया 213, तो ऐसे ही बिल्कुल एरर हो गया। तो अब बी को देखते हैं। तो यू हो गया 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यू आपका हो गया क्या? सेकेंड। ही हो गया थर्ड, आई हो गया फर्स्ट। तो देखिए यू 2, ही आपका हो गया 3, आई आपका हो गया 1 यानी कि 231। फ्रेंड्स अच्छी बात है, तो 231 सही मामला, इसलिए कि इसका आंसर क्या आपका हो जाएगा? बी। तो देखिए यदि तीनों पर्सन आपको यदि एक वाक्य में मिले तो बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा। 123 आप चेक कर लीजिएगा, यदि दिया है तो गलत मामला होना चाहिए, और 231 है तो सही मामला होना चाहिए। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, वर्ब हमेशा किसी भी कंडीशन में आपका प्लूरल वर्ब ही होना चाहिए। तो 123 गलत मामला। 123 आपको नहीं समझे तो देखिए, 1 फर्स्ट पर्सन आई वी, 2 आपका सेकेंड पर्सन यू, थर्ड आपका थर्ड पर्सन ही सी इट। तो इसलिए हम बोल रहे हैं 1 2 3 यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और
यदि तीनों पर्सन एक वाक्य में होगा तो वर्ब आपका कौन सा हो जाएगा, प्लूरल वर्ब। और 123 गलत मामला चोर डाकू, 200 व्यक्ति सही मामला डॉक्टर शिक्षक नेता, तो ये सब आपका क्या है, सही मामला में आ जाएंगे। यानी कि उनके लिए रूल कौन सा रहेगा, 231, और गलत मामला के लिए 123। तो अब मैं यहाँ से क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई करूँगा, थोड़ा सा अच्छी तरह से समझिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 22,